दुनिया में दोस्तों बहुत सारी ऐसी ऐसी लावारिस जगहें होती हैं जिसका आपको अंदेशा भी नहीं होता है कि वहां पर क्या है और कौन है। बेहतर यही रहता है कि ऐसी जगहों के बारे में या तो अच्छे से पता कर लिया जाए या फिर इनसे हमेशा दूर रहा जाए। ऐसी ही एक कहानी है इस बंगलो की, जिसमें ये परिवार अभी चैन से रह रहा है। धिकताना धिकताना धिकताना, हो धिकताना धिकताना धिकताना। अरे ओ मैडम, जरा धीक धीक करते हुए इधर आना जरा। क्या हुआ माँ जी? ये तेरे कमरे में सारे गमले क्यों टूटे हुए हैं? जी मेरी और इनकी लड़ाई हो गई थी। अरे यार विशाखा, ये भी कोई माँ को बताने की बात है क्या? अच्छा, और वो पलंग क्यों टूटा है? वो तो। अरे चुप। अरे कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। पलंग कमजोर हो गया था बहुत दिन से, इसलिए वो टूट गया। कमजोर तो होगा ही ना। तेरे ससुराल से जो आया था, इतनी प्रार्थना की थी कि तेरी शादी किसी अच्छे घर में हो और तेरी बहू अच्छी आए, पर कहाँ मिल पाई ऐसी बहू। मैंने भी तो इतनी मनोकामना की थी कि सास ही ना हो। मेरी भी तो विश पूरी नहीं हुई। क्या बोली कलमुही? अरे बस करो ना यार, रोज रोज आप दोनों ग्रह कलेश करते रहते हो। मैं तो परेशान हो गया हूँ आप दोनों से। तभी बंगलो के हॉल में एक चेयर एक कोने से दूसरे कोने में अपने आप चली जाती है। ये क्या था? क्या था? माँ जी, वो चेयर अपने आप इस कोने से उस कोने में चली गई। पागल है क्या? ऐसी फालतू बातें मत कर। चलो सोने चलते हैं, अब रात हो गई, मुझे नींद आ रही है। आधी रात के टाइम में विशाखा को हॉल में से टीवी चलने की आवाज आती है। अरे, ये इतनी रात को टीवी कौन देख रहा है? विशाखा चेक करने हॉल में जाती है। टीवी का रिमोट सोफे पर रखा हुआ होता है। टीवी चालू रहता है पर उसे कोई देख नहीं रहा होता है। विशाखा जाके टीवी बंद कर देती है। तभी टीवी फिर से अपने आप चालू हो जाता है। ये क्या हो रहा है? डरी हुई विशाखा वापस टीवी की तरफ देखती है, पर इस बार उसे अचानक पंखे से लटकी हुई सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है। विशाखा की जोर से चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सरिता हॉल में आती है। अरे बहू, उठ उठ, क्या हो गया तुझे? उठ जा बहू। सरिता दिनेश के कमरे में जाती है, पर उस कमरे में जो वो देखती है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दिनेश गहरी नींद में सो रहा होता है और उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा रहता है। बचाओ, अरे बचाओ, मेरे घर में भूत है, बचाओ। तभी जोर जोर से किसी चुड़ैल और भूत के हंसने की आवाज आती है। इन सब के बाद सरिता भी वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सफेद कपड़ों वाली भूतनी और दो चोर हॉल में हंसते हुए आते हैं। ये तीनों भूत नहीं बल्कि दोस्तों चोर होते हैं। अरे वाह, प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। सही में यार, क्या मस्त पंखे से लटकी है तू। अरे भूतनी बनके उस पूरे परिवार को तूने क्या डराया। ऐसा खून वाला पेंट डाला विक्की ने कि ये बुढ़िया देखकर चिल्लाने ही लग गए। सही में यार, ये लोग इस बंगलो को भूतिया बंगला समझ के यहाँ से भाग जाएंगे और हम इसे अपना स्मगलिंग का अड्डा बना लेंगे। पंकज की तभी नजर पड़ती है विशाखा पर। वो अपनी जगह पे नहीं होती है। अरे वो लड़की कहाँ गई जिसको टीवी चालू करके डराया था? चल उस आदमी को देख कर आते हैं। तीनों चोर दिनेश को देखने उसके कमरे में जाते हैं, पर उसके बिस्तर पर सिर्फ वहां पे खून वाला पेंट होता है, पर दिनेश नहीं होता। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ गए ये लोग? तीनों चोर अचानक से वो देखते हैं कि तीनों सास बहू बेटा उनके सामने खड़े हैं। दिनेश खून वाले पेंट से लथपथ है। तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाकर डराने की कोशिश की ना। हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे इन लोगों को तो पता चल गया, क्या करूं अब? अबे अब तो एक ही रास्ता है, इन लोगों को भी टपका देते हैं। ए, मेरे परिवार को कुछ किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो अभी पता चल जाएगा। दिव्या गन निकालती है और सरिता, दिनेश और विशाखा को गोली मार देती है। लगा दी तीनों की अक्ल ठिकाने। अब इनकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। तभी अचानक से हंसने की आवाज आती है। विक्की, पंकज और दिव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे तीनों सास बहू बेटा अपने असली रूप में आते और भयानक आत्मा बन जाते हैं। हम तीनों पहले ही मर चुके हैं, तुम हमें कैसे मारोगे? नहीं 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 नहीं। तुम लोग तो इंसान के रूप में अच्छे लोग लग रहे थे, तुम हमें नहीं मार सकते।
पर तुम लोगों ने तो अच्छे इंसान वाले कोई काम ही नहीं किए ना। विशाखा दिव्या को चुहिया बना देती है। बचाओ, अरे बचाओ, इसने तो मुझे चुहिया बना दिया। और दिव्या वहां से भाग जाती है। अब तुम्हारी बारी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सरिता विकी का पुतला बना देती है और विकी हमेशा के लिए पुतला बन जाता है। पंकज भाग निकलता है और अपनी कार स्टार्ट कर लेता है। इस घर में तो आना ही भारी पड़ गया। इससे पहले इतने घरों पर हमने अपना अड्डा बनाया, इतने परिवारों को मारा, लेकिन आज तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लगता है ये महीना ही खराब था हमारे लिए। तभी अचानक से पंकज की कार के सामने बहुत सारा खून वाला पेंट आ जाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो अपनी गाड़ी एक तालाब के अंदर ले घुसता है। इस तरह से तीनों चोरों की जो कहानी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक गांव था चंदनपुर, जहां के लोगों के पास काफी जानवर थे। एक दिन ए जी, आज नहीं जाना क्या जंगल गाय चढ़ाने? यार मधु, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। तुम्हारी नींद को तो मैं अभी भगाती हूँ। तभी मधु एक ग्लास में पानी लेके चंदन के मुंह पर डाल देती है, जिससे उसकी नींद पल भर में भाग जाती है। यार तुम अपनी बात मनवाए बिना मानती ही नहीं हो। अच्छा, जा रहा हूँ मैं जंगल में। जिसके बाद वह पशुओं को लेके जंगल के लिए जाने लगता है। तभी अरे ये रमैया के बच्चे को भी तो लेते जाओ, ये भी तो बड़ी हो रही है। हाँ, चरने लायक तो हो गई है। फिर चंदन उस छोटी सी बछिया को साथ ले जाता है और सभी को लेके जंगल चला जाता है। जंगल में सारी गाय आराम से चर रही होती है। अचानक से मौसम बदल जाता है। साफ आसमान में अचानक से घने काले बादल छा जाते हैं। चारों तरफ से तेज आंधी, तूफान और अंधेरा। अभी तो मौसम ठीक था, अचानक से क्या हो गया? मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। फिर चंदन अपनी सभी गायों को लेके घर जाने लगता है। तभी उसको वो छोटी सी बछिया ध्यान में आती है, जो कि उसे वहां नहीं मिलती। आज पहले दिन ही उसे यहाँ लाया और आज ही गायब हो गई। जाने कहाँ चली गई? मौसम भी खराब है। तभी चंदन के सामने वो बछिया आती है, जिसके ऊपर एक खतरनाक चुड़ैल हाथ में हंसिया लेके बैठी होती है। कौन चाहिए मुझे? आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कौन भी होंगी मैं? कौन हो तुम? मेरी बच्चिया को छोड़ दो। उस नन्ही सी जान पर क्यों बैठी हो? ये नन्ही सी जान नहीं है, ये कातिल है, कातिल, और इसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो हंसिया से जोर से बछिया की गर्दन पर मारती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो इसका हुआ है। जिसके बाद चुड़ैल एक एक करके सारी गायों को काट डालती है। वही चंदन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागता है और गांव के लोग तथा मधु को ये बात बताता है। क्यों उल्लू बना रहे हो चंदन? हम नहीं मानते कि जंगल में कोई चुड़ैल वगैरह भी आए। वही कोई भी चंदन की बात पर विश्वास नहीं करता और अपने जानवर जंगल में चराने के लिए ले जाता, लेकिन जो भी कोई जंगल जाता वो तो वापस आ जाता, लेकिन उसके जानवर नहीं आ पाते। सरपंच जी, चंदन सही कह रहा है। जंगल में एक कसाई चुड़ैल है जो जानवरों को मार डालती है। हाँ सरपंच जी, हम खुद जाकर इसकी पुष्टि करेंगे भाई। फिर सरपंच जंगल जाता है। जब वो अपनी आंखों से ये सारा नजारा देखता है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। गांव वालों, जंगल में एक चुड़ैल है जो कि हमारे गांव के जानवरों को बेरहमी से मार डालती है। अब से कोई भी जंगल में अपने पशु चराने नहीं जाएगा। जिसके बाद कोई भी जंगल में अपने पशुओं को चराने नहीं जाता। वहीं एक रात वो चुड़ैल हाथ में हंसिया लेके खुद गांव में आती है।
गांव वालों को क्या लगा कि ये लोग अपनी जानवर लेकर जंगल में नहीं आएंगे तो मैं यहाँ नहीं आ सकती। जिसके बाद चुड़ैल गांव के सभी गायों को एक रस्सी से बांधकर रेल की पटरी के पास पहुंच जाती है। वही गांव में एक आदमी ये सब होते हुए देख लेता है और सरपंच को जाके बताता है, जिसके बाद सरपंच सभी गांव वालों के साथ रेल की पटरी के पास आ जाते हैं। ए चुड़ैल, छोड़ दे इन मासूम जानवरों को, वरना ठीक नहीं होगा। जा, नहीं छोड़ूंगी इन्हें, और तो कुछ बोला तो तेरी भी गर्दन इस हंसिया से रेत दूंगी। आखिर तुम हमारे जानवरों को क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि इनके कारण ही मेरी मृत्यु हुई थी। मैं भी तुम लोगों की तरह एक आम इंसान थी। मेरे पास कई गायें थी। उसी में एक प्यारी सी गाय थी, सोना। वो बहुत शरारती थी, मेरी एक नहीं सुनती थी। एक बार मैं उसे चढ़ाने के लिए यही पास के खेत में ले गई थी और वो उछल कूद करती हुई रेल की पटरी पर आ गई। मैंने उसे काफी मना किया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वही सामने से ट्रेन आती देख मैं उसे बचाने के लिए गई। तभी वो उछलकर पटरी से कूद गई और वही ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। मेरी मृत्यु हो गई। बस यही कारण है मैं एक भी जानवर को जिंदा नहीं रहने देना चाहती, और अब इनका भी खात्मा होगा। ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, अब हमें ही कुछ करना होगा। तभी चंदन हाथ में ली हुई जलती मशाल चुड़ैल पर फेंक देता है और वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है और गांव से कसाई चुड़ैल का कहर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पायल अपने मम्मी पापा के साथ अभी कुछ दिन पहले ही भूल भुलैया गांव में आई थी, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था। पायल को नाचने और गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने कमरे में गाने लगाकर नाचा करती थी। एक दिन वो काला चश्मा पहनकर कमरे की लाइट्स बंद करके एक फैंसी बल्ब जलाकर डांस कर रही थी। तेनु काला चश्मा जचदा है कोरे मुखरे पे। तेनु काला चश्मा जचदा है कोरे मुखरे पे। कुछ देर बाद कमरे में पायल की मम्मी आती है। हे भगवान, कोई रोको इस लड़की को। जब देखो कमरे में अंधेरा करके इतना लाउड म्यूजिक लगा के नाचने लगती है। कभी गिर विर जाएगी अंधेरे में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सरोज म्यूजिक बंद करती है और लाइट्स ऑन करती है तो पायल गुस्से से चिल्लाती है, मम्मी प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना। एक तो पापा का ट्रांसफर हुआ है इस भूल भुलैया गांव में, ऊपर में इतनी कच्ची गलियां कि कोई भी रास्ता भूल जाए। सरोज फिर वहां से चली जाती है और पायल फिर लाउड म्यूजिक में सॉन्ग सुनने लगती है। एक दिन स्कूल में, अरे तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, मुझसे दूर हो जाओ। मेरा नाम चिंकी है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्त? पागल हो गई हो क्या? तुम खुद को देखो और मुझे देखो। बड़ी आई दोस्ती करने वाली। मैं शहर से आई हूँ जहाँ डीजे पार्टी होती है रात भर, पता है? डीजे? ये क्या है? क्या होता है ये डी पार्टी? अरे तुम लोगों को तो कुछ नहीं पता। एक काम करो, अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम दोनों मेरे घर आ जाना। मैं अपने पूरे घर को डिस्को बना दूंगी और बताऊंगी कि डीजे पार्टी कैसी होती है। एक हफ्ते बाद पिंकी और चिंकी पायल के घर पहुंच जाते हैं और वहां तीनों मिलकर घर में अंधेरा करके डांस करने लगते हैं। और तभी अचानक अंधेरे में फैन का वायर लूज हो जाता है और फैन नीचे आकर गिर जाता है। फैन पायल के ऊपर गिरता है और पायल मर जाती है। लेकिन पायल की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो चुड़ैल बन जाती है। उसकी डीजे पार्टी करने की ख्वाहिश बाकी रह गई थी
और इसीलिए वो अक्सर रात में गांव के सभी घरों में जाती थी और लाउड म्यूजिक बजाती थी। एक दिन स्कूल में बच्चों, तुम्हारी स्कूल में डांस कंपटीशन है परसों, सब तैयार होके आना। सभी बच्चे तैयार होकर आते हैं और फिर तभी बच्चों को चुड़ैल दिखती है। सब नाचो, कोई मत रुको, हमें डीजे पार्टी करनी है जो पूरी रात चलेगी। अगर कोई रुका तो वो मर जाएगा। तभी पिंकी और चिंकी भी नाचते नाचते रुक जाती है और चुड़ैल गुस्से में पिंकी को हवा में उछाल देती है और वो फिर नीचे गिरकर मर जाती है। फिर वो चिंकी को हवा में उछालने लगती है। तभी वहाँ पायल की मम्मी आ जाती है। रुक जा, वरना मैं ये विभूति ही तेरे ऊपर डाल दूंगी और तू जल के मर जाएगी। मुझे सब पता चल गया है। इतने दिनों से जो गांव में बच्चों को मार रही है, जो डांस नहीं करते वो तेरी वजह से मर रहे हैं। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, पायल। नहीं, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी ऐसे किसी को मार नहीं सकती। वो मेरा खून है और मुझे मेरे खून पे विश्वास है। मुझे माफ कर दो, मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए था। मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। चुड़ैल फिर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद सरोज जोर जोर से रोने लगती है। रोशनी अपनी मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। वो इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। रोशनी की माँ सुमन कई बार समझाती थी कि हर जिद पूरी करना सही नहीं है, लेकिन रोशनी के पापा सुनील के कान में जू नहीं रेंगती थी। एक दिन पापा, मुझे फोन चाहिए, वो भी इंटरनेट के साथ। सब बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, मुझे भी चाहिए। अब यही बाकी रह गया था। पूरा दिन वैसे ही टीवी के सामने पड़ी रहती है, अब मोबाइल के सामने पड़ी रहेगी। मम्मी, इंटरनेट से पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊंगी। रहने दे तू रोशनी, ज्यादा अपने ज्ञान की मोटी मत झाड़। मुझे पता है कितनी पढ़ाई होगी और कितनी नहीं। सुनिए, आप तो इस लड़की की बातों में मत ही आइए। कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट की। पापा, प्लीज 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 मान जाइए ना। अच्छा मेरी परी बेटी, तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ भला। तुम ही तो हो मेरे इस घर की रोशनी। तुम्हारे बिना तो सिर्फ अंधेरा ही था इस घर में। पापा, आप दुनिया के नंबर 1 पापा हो। यू आर द बेस्ट पापा। आई लव यू, आई लव यू। रोशनी अब रोज मोबाइल पर इंटरनेट चालू करके वीडियोस देखती और डांस करने लगती। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, ओहो अब मैं क्या करूं, चलो सीधिया। हे भगवान, आगे देख पहले, फिर चलने की बात कर। खाने की प्लेट पड़ी थी, इसमें पैर रखने वाली थी। इस लड़की का मैं क्या करूं? वैसे गांव से मेरी बहन की लड़की गौरी आ रही है कल। ओह, वो गांव की गौरी आ रही है? वो देहाती कहेगी। बेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। प्लीज मम्मी, फिर अपना ज्ञान का पिटारा मत खोल देना। गांव से गौरी आ जाती है। आ गई गांव की अनपढ़ देहाती गौरी। दीदी, मैं भी पढ़ना सीख रही हूँ। बहुत जल्द मैं भी अंग्रेजी बोलने लगूंगी। ज्यादा हवा में मत उड़, तू रही गांव की देहातन। तू क्या सीखेगी पढ़ना लिखना और अंग्रेजी माय फुट। जा यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रही हूँ इंटरनेट में। एक दिन रोशनी उसे मजा चखाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर ले जाती है, उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का देने के लिए। और इतने में रोशनी का फोन नीचे गिर जाता है
और उसे पकड़ने के चक्कर में वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तभी वहां रोशनी के पापा आ जाते हैं और उनको लगता है कि रोशनी को गौरी ने धक्का दिया है। वो पुलिस को बुलाकर गौरी को अरेस्ट करवा देते हैं, लेकिन रोशनी की आत्मा को वहां शांति नहीं मिलती। वो चुड़ैल बन जाती है क्योंकि गौरी बेकसूर थी और रोशनी को अपने किए का पछतावा होता है। एक दिन रोशनी खुद का अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाती है और उसे ऑन कर देती है। वीडियो में रोशनी बोल रही होती है, मम्मी, पापा, गौरी ने मुझे नहीं मारा है। वो तो मैं उसे मारना चाहती थी। तभी मेरा मोबाइल नीचे गिर गया और उसे बचाने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। गौरी बेकसूर है, प्लीज उसे पुलिस से छुड़वा देना। अगले दिन गौरी को उसके पापा घर ले आते हैं और वहां रोशनी भी होती है। आज मैं सही में गर्व से कह सकती हूँ कि मैं रोशनी की माँ हूँ। यस दीदी, यू आर ब्रेव। वी आर प्राउड ऑफ यू, माय इंटरनेट सिस्टर। वाह मेरी देहाती बहन, सॉरी मेरी अंग्रेजी बहन, क्या फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है। अब मैं चलती हूँ। रोशनी वहां से चली जाती है और सब उदास हो जाते हैं।